आज की इस गहरी छानबीन में बहुत बहुत स्वागत है। हम्म। आज हम एक ऐसे विषय में उतरने वाले हैं जो मतलब मानव व्यवहार और सामूहिक मनोविज्ञान को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। बिल्कुल। और ये नजरिया वाकई बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, तो हमारा आज का जो मुख्य आधार है वो वादिम ज़ेलैंड की मशहूर किताब रियलिटी ट्रांसफर का दूसरा अध्याय है, जिसे पेंडुलम्स कहा गया है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी अध्याय पर आधारित एक बहुत ही विस्तृत यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। और मुझे लगता है कि आज का हमारा मिशन भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए। सही कहा। तो हमारा मिशन है ज़ेलैंड के इस दावे की पड़ताल करना कि कैसे इंसानों के सामूहिक विचार मिलकर कुछ अदृश्य ऊर्जा संरचनाएं बनाते हैं। मतलब ज़ेलैंड कहते हैं कि ये संरचनाएं इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि इंसान को उसके असली लक्ष्यों से पूरी तरह भटका देती हैं। बिल्कुल। और आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे कोई भी इंसान इस अदृश्य जाल से, मतलब इस पूरे चक्र से खुद को आजाद कर सकता है। ये मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। हाँ, तो इस चर्चा को शुरू करने के लिए सबसे पहले इस पेंडुलम की अवधारणा को समझना होगा। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो इंसान अक्सर ऐसा महसूस करता है ना कि वो किसी व्यवस्था में फंसा हुआ है। वही तो, जैसे कोई दफ्तर की राजनीति हो या कोई विशेष विचारधारा हो जिसे इंसान शायद व्यक्तिगत रूप से सही नहीं मानता, फिर भी वो उस व्यवस्था का पालन करता रहता है। और वादिम ज़ेलैंड के अनुसार यही वो पेंडुलम है। देखिए, जब लोगों का एक समूह एक ही दिशा में सोचता है या एक जैसी भावनाओं पर ध्यान लगाता है, तो उन सब की दिमागी ऊर्जा आपस में जुड़ जाती है। एक तरह की सामूहिक ऊर्जा। हाँ, बिल्कुल। ये सामूहिक ऊर्जा मिलकर एक स्वतंत्र ऊर्जा सूचना संरचना का निर्माण करती है, और इसी संरचना को उन्होंने पेंडुलम कहा है। एक बार जब ये बन जाता है तो ये आजाद हो जाता है। फिर ये अपने ही अनुयायियों पर अपने नियम थोपना शुरू कर देता है। मतलब इसे इस तरह देखा जा सकता है जैसे नदी में उठने वाला कोई भंवर। पानी की बूंदें मिलकर उस भंवर को बनाती हैं, लेकिन एक बार जब वो बन जाता है तो वो आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगता है। बिल्कुल सही। उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपने अस्तित्व को बनाए रखना और अपनी ताकत बढ़ाना होता है। इसे समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है, फुटबॉल स्टेडियम का। जरा उस दृश्य की कल्पना करते हैं। एक खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है, मैच बिल्कुल अपने चरम पर है, और तभी किसी एक खिलाड़ी से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हाँ, और उसकी वजह से टीम हार जाती है। अब उस वक्त स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक उस अकेले खिलाड़ी पर अपना भयंकर गुस्सा निकालते हैं। अगर ज़ेलैंड के ऊर्जा वाले नजरिए से देखें तो इतनी भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा सीधे उस खिलाड़ी पर फेंकी जा रही है, इतनी भारी नफरत से तो उस खिलाड़ी को तो उसे शारीरिक रूप से बहुत नुकसान होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यही है, ज़ेलैंड एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि इतनी भयंकर सामूहिक नफरत के बावजूद वो खिलाड़ी सुरक्षित कैसे रहता है। क्योंकि वो सारी ऊर्जा खिलाड़ी तक पहुंचती ही नहीं है। बिल्कुल। उनका सिद्धांत कहता है कि उस खेल का, उस सामूहिक जुनून का जो अदृश्य पेंडुलम वहां मौजूद है, वो उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को बीच में ही सोख लेता है, एक स्पंज की तरह। पेंडुलम उस गुस्से को अपना भोजन बना लेता है और उससे अपनी ताकत बढ़ाता है। लेकिन एक मिनट, अगर मैं यहाँ थोड़ा एक आलोचक के नजरिए से देखूं तो क्या ये सच में कोई अदृश्य ऊर्जा है, या फिर इसे सिर्फ भीड़ का मनोविज्ञान भी कहा जा सकता है? क्योंकि जब भीड़ एक साथ प्रतिक्रिया देती है तो इंसान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर हम इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो इसे डी इंडिविजुएशन कहा जाता है, जहां इंसान भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी पहचान खो देता है। हाँ, वो भीड़ के साथ ही बहने लगता है। बिल्कुल। ज़ेलैंड बस इसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को ऊर्जा का नाम देते हैं। चाहे हम इसे ऊर्जा का स्पंज कहें या भीड़ का मनोविज्ञान, नतीजा वही रहता है। वह व्यवस्था या पेंडुलम उस भावना को सोखकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और ये पेंडुलम इंसान की भावनाओं का कितनी गहराई से इस्तेमाल करते हैं, ये वाकई चौंकाने वाला है। ज़ेलैंड कहते हैं कि ये इंसान की सबसे गहरी और नकारात्मक भावनाओं को पकड़ते हैं, मतलब खास तौर पर डर या फिर हीन भावना। और अपराध बोध तो यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई इंसान खुद को किसी चीज के लिए दोषी मानता है तो वो आसानी से किसी भी सिस्टम के आगे सिर झुकावेगा। हाँ, बचपन से ही इंसान के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि उसे दूसरों के प्रति कर्तव्य निभाना है। सही कहा। और विकासवादी मनोविज्ञान भी यही मानता है कि इंसान का दिमाग नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं।
पेंडुलम्स बस इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। यहां आकर ये पूरी थ्योरी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। विरोध करने वाली बात किताब में पार्क की बेंच पर बैठी उन बूढ़ी औरतों का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। वे औरतें सरकार की तीखी आलोचना कर रही हैं, भ्रष्टाचार की शिकायत कर रही हैं। देखने में तो ये लगता है ना कि वे सरकार के पेंडुलम की घोर विरोधी हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। पेंडुलम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसका समर्थन कर रहा है या उसका विरोध कर रहा है। मतलब उसे सिर्फ ऊर्जा से मतलब है। बिल्कुल। उसकी बस एक ही शर्त होती है, सामने वाले की ऊर्जा उसकी फ्रीक्वेंसी से मेल खानी चाहिए। जब वे औरतें इतने गुस्से और नफरत से सरकार की बुराई करती हैं, तो वे असल में उसी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी पर अपनी ऊर्जा भेज रही होती हैं। और पेंडुलम उनके उस गुस्से को सोख कर और मजबूत हो जाता है। ये तो आज के आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर हम न्यूज चैनलों को देखें तो वे भी तो बिल्कुल यही कर रहे हैं। हाँ, मीडिया जानबूझकर ऐसी खबरें दिखाता है जो लोगों में डर, चिंता या गुस्सा पैदा करें। वो खुद एक पेंडुलम है। और उनका मकसद शायद सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, बल्कि इंसान के विचारों को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होता है जहां से वे लगातार उसकी ऊर्जा खींच सकें। जब कोई व्यक्ति किसी बुरी खबर पर उग्र होता है और समाज में उसकी चर्चा करता है, तो वो अपना संतुलन खो देता है और उस पेंडुलम की लय में झूलने लगता है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर समर्थन करना भी पेंडुलम को ऊर्जा देना है और विरोध करना या उससे लड़ना भी उसी को ऊर्जा देना है, तो इंसान इस जाल से बाहर कैसे निकले? ज़ेलेंड का मानना है कि सीधे लड़ने की कोशिश करना पूरी तरह से बेकार है। सही तरीका है उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देना, उसके प्रति बिल्कुल तटस्थ हो जाना। मतलब न प्यार न नफरत, सिर्फ अनदेखा करना। इसके लिए वो सेब वाला उदाहरण बहुत ही आसानी से बात को समझाता है। मान लीजिए किसी को सेब बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो जहां भी जाता है सेबों को देखकर चिढ़ता है, हर किसी से शिकायत करता है। नतीजा क्या होता है? उसकी जिंदगी में सेब और ज्यादा आने लगते हैं। हाँ, क्योंकि उसने अपनी पूरी चेतना उसी चीज पर लगा दी है जिससे वो भाग रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से वो उसी अनचाही चीज को अपने जीवन में और ज्यादा जगह दे रहा है। इसे मनोविज्ञान में आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी भी कहा जा सकता है। अगर किसी से कहा जाए कि सफेद भालू के बारे में मत सोचो, तो वो सबसे पहले सफेद भालू के बारे में ही सोचेगा। पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि उसे चेतना से बाहर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा उल्टी तरफ से सोचना चाहूंगा। अगर समाज में कोई भ्रष्ट व्यवस्था है, कोई अन्याय हो रहा है, तो क्या उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देना, क्या ये एक तरह का पलायनवाद नहीं है? क्या इंसान को गलत के खिलाफ आवाज ही नहीं उठानी चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर इस सिद्धांत को समझने में यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं। ज़ेलेंड ये बिल्कुल नहीं कहते कि इंसान को अन्याय सहना चाहिए या कर्म करना छोड़ देना चाहिए। तो फिर तटस्थ होने का क्या मतलब हुआ? तटस्थ होने का मतलब है भावनात्मक रूप से अलग होना। इसका मतलब ये नहीं है कि दीवार खड़ी करके दुनिया से कट जाएं, क्योंकि बचाव की दीवार खड़ी करने में भी तो ऊर्जा खर्च होती है ना। हाँ, बात तो सही है। सच्चा बचाव खालीपन में है। अगर कोई इंसान अंदर से भावनात्मक रूप से खाली है, तो पेंडुलम के पास उसे फंसाने के लिए कोई हुक ही नहीं बचेगा। बिना गुस्से या नफरत के भी सही कदम उठाए जा सकते हैं। बिना क्रोधित हुए सही काम करना वाकई बहुत गहरी बात है। इस बचाव को स्रोत में आइकिडो मार्शल आर्ट्स के साथ बहुत अच्छी तरह से जोड़ा गया है। आइकिडो में जब विरोधी कोई वार करता है, तो खिलाड़ी इस वार को रोकने या उससे टकराने की कोशिश नहीं करता। बिल्कुल, वो उस वार को स्वीकार करता है और उसी की ऊर्जा की दिशा में थोड़ा घूमकर उस ऊर्जा को खाली जगह में मोड़ देता है। दफ्तर के एक बॉस का उदाहरण इसे बहुत शानदार तरीके से स्पष्ट करता है। मान लीजिए एक बॉस बहुत गुस्से में आता है और अचानक ढेर सारा गैर जरूरी काम किसी कर्मचारी पर थोप देता है। अब स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? इंसान बहस करेगा, विरोध करेगा, और ऐसा करते ही वो बॉस के पेंडुलम से टकरा जाएगा। दोनों की ऊर्जा टकराएगी। तो ज़ेलेंड के अनुसार आइकिडो का तरीका ये है कि शुरुआत में बॉस की बात को स्वीकार कर लिया जाए। जब कर्मचारी विनम्रता से कहता है कि जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो बॉस के गुस्से का पेंडुलम अचानक एक खाली जगह में गिर जाता है, क्योंकि उसे सामने से कोई प्रतिरोध मिला ही नहीं। उसका सारा गुस्सा हवा में उड़ जाता है। और एक बार जब वो आक्रामकता शांत हो जाती है, तब बड़ी कूटनीति से किसी बेहतर तरीके पर बात की जा सकती है। इससे बॉस का अहंकार भी शांत रहता है और बिना लड़े बात भी बन जाती है। एकदम सही। लेकिन देखिए, जीवन में हमेशा अनदेखा करना या सहमत होना मुमकिन तो नहीं होता ना। कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां इंसान बुरी तरह फंस जाता है।
ऐसे में ज़ेलैंड एक और बहुत ही मजेदार तरीका बताते हैं। हाँ, पेंडुलम की स्क्रिप्ट को तोड़ना, ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। इसे समझाने के लिए वो एक अजीबोगरीब घटना का जिक्र करते हैं। एक आदमी को रात में सड़क पर कुछ गुंडों ने घेर लिया। अब उस परिस्थिति की एक तय स्क्रिप्ट होती है। हाँ, गुंडे डराएंगे और शिकार या तो डरेगा, भीख मांगेगा या फिर लड़ने की कोशिश करेगा। गुंडों का पेंडुलम इन्हीं प्रतिक्रियाओं की उम्मीद कर रहा था। लेकिन उस आदमी ने उस तय स्क्रिप्ट के बिल्कुल उलट काम किया। उसने पागलों वाली नजर से गुंडों के नेता को घूरा और बहुत उत्साह से पूछा, मैं तुम्हारा क्या तोड़ूं, जबड़ा या नाक? और सचमुच उसने उस नेता का कान मरोड़ दिया। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो सच में पागल था। लेकिन नतीजा देखिए, वो गुंडा इतना घबरा गया कि बस अपना कान बचाने की सोचने लगा। उन्होंने उस आदमी को पागल समझकर छोड़ दिया। यह कहानी पेंडुलम के काम करने के तरीके को पूरी तरह बेनकाब कर देती है। अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो इसे क्या कहेंगे? इसे पैटर्न इंटरप्ट या संज्ञानात्मक असंगति कहा जा सकता है। जब हम किसी पेंडुलम के बनाए हुए नियमों के बाहर जाकर कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो पेंडुलम की लय पूरी तरह टूट जाती है। उस आदमी के अजीब बर्ताव ने गुंडों के दिमाग को सुन्न कर दिया था। मतलब जीवन की आम नकारात्मक स्थितियों में भी अगर कोई एक असामान्य या बेतुकी प्रतिक्रिया दे तो वो खतरनाक स्थिति को वहीं रोक सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बहुत ही सूक्ष्म तरीका है, सकारात्मक कल्पना। जब कोई व्यक्ति समस्या खड़ी कर रहा हो तो हमें एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति को आखिर किस चीज की कमी महसूस हो रही है। मतलब जो इंसान हमें परेशान कर रहा है, हम उसी के नजरिए से सोचें। हाँ, मनोविज्ञान में इसे समानुभूति या एम्पैथी कहते हैं। ज़ेलैंड सुझाव देते हैं कि इंसान को मन में कल्पना करनी चाहिए कि उस परेशान करने वाले व्यक्ति को वो चीज मिल रही है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे अगर कोई गुस्सैल बॉस है तो हम मन में सोचें कि वो किसी नदी किनारे बैठकर आराम से बियर पी रहा है और बहुत खुश है। सही पकड़ा। जब कोई व्यक्ति मन में ये सकारात्मक कल्पना करता है तो उसके शरीर की भाषा और चेहरे के भाव अनजाने में नरम हो जाते हैं। सामने वाले का अवचेतन मन इस बदलाव को भांप लेता है और उसका अपना बेचैन पेंडुलम शांत हो जाता है। ये तो वाकई बिना लड़े समस्या हल करने का बहुत ही ऊर्जा बचाने वाला तरीका है। लेकिन इस पूरी थ्योरी में एक पेच भी है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करके सारे पेंडुलम से खुद को आजाद कर लेता है तो वो एक निलंबित अवस्था या वैक्यूम स्टेट में पहुंच जाता है। हाँ, ये एक तरह का अस्तित्वगत संकट है। जब कोई परेशानी नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता, तो जीवन में खालीपन आ जाता है। इंसान के पास आगे बढ़ने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं बचता। क्योंकि देखा जाए तो हमारा पूरा समाज ही इन्हीं पेंडुलम्स पर टिका है। स्कूल, दफ्तर, अर्थव्यवस्था, सब पेंडुलम्स का जाल है। अगर कोई सबसे कट जाएगा तो वो तो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। और इसीलिए ज़ेलैंड का अंतिम लक्ष्य दुनिया छोड़कर सन्यासी बन जाना नहीं है। वे एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान देते हैं, खुद को किराए पर देना। खुद को किराए पर देना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर से इस व्यवस्था का हिस्सा बने, दफ्तर जाएं, नियम माने, लेकिन अंदर से अपनी मानसिकता और ऊर्जा के स्तर पर पूरी तरह आज़ाद रहें। इंसान को पता होना चाहिए कि वो सिर्फ एक खेल खेल रहा है। शरीर किराए पर है लेकिन आत्मा आज़ाद है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैट्रिक्स के अंदर रहते हुए ये जानना कि ये सिर्फ एक मैट्रिक्स है और खालीपन से बचने के लिए इंसान को अपने खुद के सकारात्मक लक्ष्यों का चुनाव करना चाहिए, जिसे पर्सनल पेंडुलम्स कह सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे पेंडुलम्स चुनें जो ऊर्जा चूसने के बजाय आपको लक्ष्य तक ले जाएं। स्वास्थ्य, कला या कोई शौक। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई सिस्टम न हो, बल्कि ये है कि इंसान खुद तय करे कि वह किस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है। तो चलिए आज के इस गहन चर्चा के सबसे अहम निष्कर्षों को समेट लेते हैं। पहला, दुनिया की हर व्यवस्था एक पेंडुलम है जो भावनाओं से, खासतौर पर डर और अपराध बोध से ऊर्जा चूसता है। दूसरा, किसी भी व्यवस्था से नफरत करना भी असल में उसी को ऊर्जा देना है। तीसरा, अवांछित परेशानियों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है उन्हें पूरी तरह अनदेखा करना, तटस्थ हो जाना। और चौथा, अगर टकराव टाला न जा सके तो स्क्रिप्ट तोड़कर या सामने वाले की मानसिक जरूरत को समझकर स्थिति को पलटा जा सकता है। ये निष्कर्ष मानव व्यवहार को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। वो सवाल क्या है? ज़ेलैंड ने ये बातें तब लिखी थी जब तकनीक इतनी हावी नहीं थी, लेकिन आज क्या सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स दुनिया के सबसे ताकतवर और कृत्रिम पेंडुलम नहीं बन गए हैं?
ये एल्गोरिदम्स इंसान का डर और गुस्सा भांप लेते हैं और फिर उसी फ्रीक्वेंसी की खबरें दिखाकर हमारी पूरी दिमागी ऊर्जा और समय सोख लेते हैं। बाप रे, ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। क्या इंसान अपनी मर्जी से फोन स्क्रॉल कर रहा है या स्क्रीन के पीछे बैठा कोई अदृश्य पेंडुलम उसकी उंगलियों को नियंत्रित कर रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब हम इन सभी अदृश्य ऊर्जाओं, एल्गोरिदम्स और समाज के प्रभावों को हटा देते हैं, तो हमारा असली वजूद क्या बचता है? क्या इंसान के पास सच में कोई अपना स्वतंत्र विचार है, या हम सब जिंदगी भर बस अपनी मर्जी से किसी बेहतर पेंडुलम का चुनाव करने की ही कोशिश करते रहते हैं? वाकई ये एक ऐसा दार्शनिक मोड़ है जो किसी को भी अपने दैनिक जीवन के फैसलों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। शायद अगली बार जब बिना सोचे हाथ फोन की स्क्रीन की तरफ जाए तो ये सोचना जरूरी है कि कौन सा पेंडुलम उस वक्त हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। इसी गहरे विचार को आत्ममंथन के लिए छोड़ते हुए आज की इस छानबीन को हम यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही विश्लेषणात्मक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जागरूक रहें।